तो इस तरह बच्चों आगे जो नेक्स्ट है यानी कि इस्लामियात, इसमें यही जो लेक्चर नंबर 1 तो यानी जो 2 है इसमें यही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन द मुस्लिम वर्ल्ड वाज unintegrated and undifferentiated. Learning took place in a variety of institutions, among them the Halqa or study circle, the Maktab or elementary school, the palace, schools, bookshops, and literary salons, and various types of colleges, the masjid, the masjid, and the madrasa. All the school taught essentially the same subjects. हर जो एजुकेशन उसका अपना एक मकसद है, जैसा कि पहले भी मैंने शेयर किया है। हर एजुकेशन का अपना एक मकसद है। साइंस हम इसलिए हासिल करते हैं, साइंस का इल्म इसलिए हम हासिल करते हैं ताकि हम साइंसी मैदान में डेवलपमेंट्स कर सकें, तरक्की ला सकें, तब्दीलियां ला सकें, मुल्क की जो हालत है उसको बेहतर कर सकें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मैदान है उसमें कुछ नुमाया यानी कि काम सारे अंजाम दे सकें। बच्चों इसी तरह जिस वक्त हम बात करते हैं पाक सोशल स्टडी की, सोशल स्टडी का ये मकसद है कि हम ऐसे अफराद पैदा करें जो कि मुफीद शहरी हों, ऐसे अफराद पैदा करें जो कि मुफीद शहरी भी हों, मुल्क को कौम को फ़ायदा दे सकें, उनको शऊर आए, अपने हकूक़ का शऊर, अपनी ड्यूटीज़ यानी फ़राइज़ का शऊर, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है उसका शऊर। तो इस तरह यानी कि अगर हम एक उर्दू की तालीम हासिल करते हैं जिससे हमारा मकसद होता है कि हमारी अखलाकियात बेहतर हों, हमें ज़िंदगी के बारे में पता चले, और सबसे बड़ी ये बात है कि जिन लोगों ने हजरात ने शायरी के ज़रिए मुतली कहानियों की शक्ल में हमें बड़ी बड़ी अखलाकी सबक दी हैं, हम उनके मुताबिक चलें, उन पे अमल करें। तो जो भी सब्जेक्ट है उसका ये एक बड़ा पर्पज़ होता है, जस्ट लाइक द पर्पज़ ऑफ द इस्लामिक स्टडी, वो यही है कि एक ऐसे अफराद पैदा करें जो कि नज़रियाती अफराद हों, जो कि अपनी ज़िंदगी के मतलब को समझते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें। उनको पता होना चाहिए कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और हमने आगे कैसे जाना है। मसलन the simplest type of early Muslim education was offered in the mosques where scholars who had congregated to discuss the Quran began before long to teach the religious sciences to interested adults. ये एक मतलब सामने आ गया, एक मकसद सामने आ गया जो कुरान है, इसके हवाले से लोगों को इंटीग्रेट करना, और जो मुख्तलिफ जो स्कूल ऑफ थॉट हैं, जो मजहबी साइंसें हैं, उसकी जो मोहब्बत है बच्चों के अंदर पैदा करना। मास्कस इंक्रीज्ड इन नंबर अंडर द कैलफ्स, इस वजह से जो मुख्तलिफ मस्जिदें हैं, जितने मस्जिदें हैं वो खुलाफा यानी मुख्तलिफ जो खलीफा हैं बड़ी तादाद में उनके ज़ेरे साया निगरानी बनाई गई। असल बना ये एक बात ये जहन में रहे कि जो मस्जिद का कंसेप्ट है इस्लाम के अंदर, यानी कि ये याद रखें कि जो सबसे बड़ा कंसेप्ट है ना ये मस्जिद का, हम लोगों ने मस्जिद को सिर्फ एक नमाज की जगह बना दी है। अगर हम ज़रा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुतालिया करें, उसका अता करें, तो हमारे सामने ये बात आती है कि जो मस्जिद थी वो बेशुमार कामों के लिए इस्तेमाल होती थी। वहाँ पे लोग नमाज भी अदा करते थे यानी कि अल्लाह को याद भी करते थे, और आपने जो मजहबी उमूर हैं, जो फ़राइज़ हैं, उनको सारे अंजाम देते थे।
और बच्चों दूसरा नंबर क्या होता था वहां पे, जो आम किस्म के मशवरे, जो मशावरतें होती थी मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर, मुख्तलिफ हालात और वाक़यात जो डिस्कस किए जाते थे बच्चों, वो सारे के सारे वहाँ पे होते थे मस्जिद के अंदर। मैं बता रहा हूँ कि ये जो मस्जिद है इसका जो कंसेप्ट है बेसिकली। और तीसरा नंबर जो चीज़ है वो ये है कि मसाजिद के अंदर जिस वक्त भी कोई जंगी मुहिम वगैरह का आगाज़ करना होता तो वो मस्जिद से रवाना किए जाते थे। इसके अलावा अगर कोई बंदा दार इस्लाम वगैरह में दाखिल होता, उसकी हौसला अफजाई के लिए भी मस्जिद जो है मतलब ये है कि उसका इस्तेमाल होता था। लोगों से मुख्तलिफ अमूर पे मशावरत करने के लिए, मशवरा साजी के लिए, चाहे वो मजहबी अमूर हों, चाहे वो इज्तिहादी अमूर हों, चाहे वो मुल्की मामलात हों, उन सब के लिए जो मस्जिदें ये इस्तेमाल होती थीं। आजकल तो कहते हैं जी कि मस्जिद में बस जाएं, खामोशी के साथ रहें, खामोशी के साथ वापस आ जाएं। इसमें कोई शक नहीं कि जो मस्जिद है इसका जो अदब एहतराम है उसको मलूज़े खातर रखना ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ ये भी है कि मस्जिद सिर्फ एक काम के लिए नहीं बल्कि जितने भी मजहबी अमूर हैं उन सब की सारी अंजामदेही के लिए मस्जिद का इस्तेमाल होता था। और यही वजह थी कि पर्टिकुलरली द अब्बासीड्स, अब्बासी जो लोग थे, ऑफ देम वर रिपोर्टेड इन बगदाद अलोन इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ द 10th सेंचुरी। 10वीं जो सेंचुरी है उसके पहले 10 सालों में सिर्फ 3000 अब्बासियों ने मस्जिदें बगदाद के अंदर बनाई थीं। अंदाजा लगा लें। फिर उसके बाद 10,000 मस्जिदें थीं। यानी मास्कस इंक्रीज्ड इन नंबर अंडर द कैलफ्स, particularly the Abbasid. 3,000 of them were reported in Baghdad alone in the first decades of the 10th century. 10वीं सदी में तकरीबन 3,000 यानी कि जो मसाजिद हैं वो बनाई गई। As many as 12,000 were reported in Alexandria in the 14th century. और 12,000 तो सिकंदर आजम के ज़माने में यानी कि बनाई गई, विद मोस्ट ऑफ देम विद स्कूल्स अटैच्ड, यानी कि तकरीबन स्कूल बनाए गए जिनके साथ मजहबी और भी सारे इनाम दिए गए, वो स्कूल टाइप थे। सम मॉस्कज सच एज दैट ऑफ अल मंसूर बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ हारून और रशीद इन बगदाद। इसी तरह के जो मस्जिदें हैं ये हारून रशीद के ज़माने में अल मंसूर ने भी बनाई थी कि वो मस्जिद स्कूल होते थे और उनके साथ मस्जिद स्कूल और साथ उनके मस्जिद वगैरह का भी इंतज़ाम, जिनको मस्जिद स्कूल भी कहते हैं, उसका इंतज़ाम था। और दोज इन असफान, अच्छा बगदाद के अंदर बनाई गई थी या असफान वगैरह। आगे मशहद, आगे गोम, दमश्कश, कायरा एंड द अलहम्बरा, ये वो जगह हैं यहाँ पर इन चीज़ों को बनाया गया। बिकेम सेंटर्स ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड, पूरी मुस्लिम उम्मा जो थी उनके लिए, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये लर्निंग सेंटर बनाए गए। उसके बाद इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो मस्जिदें बनाई गई थी दुनिया में, मुगलिया ख़ानदान के, ये इनके अब्बासी ख़ानदान के अंदर, बगदाद के अंदर, मशहद के अंदर, फारस के अंदर, ये जितनी भी थी, ईच मॉस्क यूजुअली कंटेन्ड सेवरल स्टडी सर्कल्स, हर जो मस्जिद होती थी उसके अंदर बेशुमार किस्म के स्टडी सर्कल होते थे। उन स्टडी सर्कल को हल्का कहते थे। वो जितने भी स्टडी सर्कल होते थे दे वर कॉल्ड हल्का, या हल्काज, उनको हल्का कहते थे। So named because the teacher was as a rule seated on a dais or cushion with the pupils gathered in a semicircle before him, यानी कि जिसमें ये होता था, जो उस्ताद होता था वो क्या करता था, वो आता था और तालिब इल्म जो है उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते थे और वो आराम से एक ऐसी जगह पे बैठता था, यानी डाइस के ऊपर, या ऐसी जगह होती थी कि जिसमें यानी कि तकिया वगैरह यहाँ तक पड़ा होता था, उस पर आराम से बैठ के
जो तालिब इल्म है ये सेमी सर्कल होता है, यानी कि छोटा सर्कल यानी कि दायरा हल्का बना के बैठा करते थे, इसीलिए तो उसको हल्का का नाम दिया गया। द मोर एडवांस्ड अ स्टूडेंट द क्लोजर ही वाज सीटेड टू द टीचर। जो ज्यादा मतलब है बेहतर तालिब इल्म होते थे, वो उनकी जो सीट होती थी या वो टीचर के ज्यादा करीब बैठते थे। द मास्क सर्कल्स मेथड द मास्क सर्कल्स वेरिड इन अप्रोच। मस्जिद के जो सर्कल थे वो मुख्तलिफ होते थे अप्रोच के लिहाज से, कोर्स कंटेंट के लिहाज से, साइज एंड क्वालिटी ऑफ टीचिंग। यानी कि जो मस्जिद सर्कल्स होते थे ना, उसमें मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ किस्म का साइज, टीचिंग की क्वालिटी वगैरह, यानी कि सब चीज़ें मुख्तलिफ होती थी, यानी लेवल के मुताबिक होता था। छोटे बच्चे हैं उनका छोटा लेवल है, बड़े हैं उनका बड़ा लेवल। जिस तरह हमारा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, एलिमेंट्री है और सेकेंडरी है और हायर सेकेंडरी है और यूनिवर्सिटी है वगैरह। बट द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन यूजली एम्फसाइज्ड लेक्चर्स एंड मेमोराइजेशन। लेकिन चाहे जो भी लेवल है, उनको पढ़ाने का तरीका एक ही होता था कि उन बच्चों को लेक्चर दिए जाते थे और ज़ुबानी याद कराया जाता था, यानी लेक्चर प्लस लेक्चर एंड मेमोराइजेशन। लेक्चर दिया जाता था, यानी कि यूजली एम्फसाइज्ड लेक्चर्स एंड मेमोराइजेशन। टीचर वर एज अ रूल लुक्ड अपॉन एज मास्टर्स ऑफ स्कॉलरशिप। जो टीचर थे वो एज अ रूल यानी कि लुक्ड अपॉन एज मास्टर्स ऑफ स्कॉलरशिप, जो स्कॉलरशिप के उस्ताद हैं वो माने जाते थे, उनको स्कॉलरशिप दिया जाता था। एंड देयर लेक्चर्स वर मेटिकुलसली रिकॉर्डेड इन नोटबुक्स। और उनके जो लेक्चर होते थे वो बड़ी तवज्जो के साथ नोटबुक में नोट किए जाते थे। Students often made long journeys to join the circle of a great teacher। जो स्टूडेंट्स होते थे ये आमतौर पर जो बड़े यानी कि टीचर होते थे उनके इर्द गिर्द घेरा लगाते थे और बड़े बड़े लंबे सफर करके आया करते थे। Some circles, especially those in which the hadith was studied, were so large that it was necessary for assistants to repeat the lectures so that every student could hear and record it। कुछ जो दायरे होते थे वो बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, खास तौर पर वो जिनमें हदीस का दरस हदीस होता था। और जो दरस हदीस है वो लोगों को सुनाया जाता था, जो कि बड़े पैमाने पे होता था। और ये तमाम लोगों के लिए ज़रूरी होता था कि वो जो लेक्चर हैं उनको सुने, और जो नहीं सुन सके लेक्चर रिपीट किए जाएँ, ताकि हर जो तालिब इल्म है उसको सुने और अपने पास नोट करे, अपने पास रिकॉर्ड रखे। ये मुख्तलिफ किस्म के जो यानी कि वो बताए जा रहे हैं, जो लेवल्स बताए जा रहे हैं। Elementary schools maktab or kutab, in which pupils learned to read and write, date to the pre-Islamic period in the Arab world. After the advent of Islam, these schools developed into centers for instruction in elementary Islamic subjects. Students were expected to memorize the Quran as perfectly as possible. Some schools also included in their curriculum the study of poetry, elementary arithmetic, penmanship, ethics, manners, and elementary grammar. Maktabs were quite common in almost every town or village in the Middle East, Africa, Sicily, and Spain. तो ये सो सिंपल जो एलिमेंट्री स्कूल होते थे, जिनका दूसरा नाम था मकतब या कुतब, उसमें जो तालिब इल्म थे उन्हें लिखना और पढ़ना सिखाया जाता था। वो लिखते भी थे और पढ़ते भी थे। डे टू द प्री इस्लामिक पीरियड इन द अरब वर्ल्ड, और उस वक्त से ये काम शुरू था जब से इस अरब के अंदर जो इस्लामी जो दौर है वो शुरू था। आफ्टर द यानी कि इस उस दौर से पहले का यानी कि ये वाक़या, यानी प्री इस्लामी का मतलब पहले। आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के आगाज के साथ,
These schools developed into centers, ये जो स्कूल इनके सेंटर बन गए फॉर इंस्ट्रक्शन, अदायात के लिए, इन एलिमेंट्री इस्लामिक सब्जेक्ट्स, एलिमेंट्री इस्लामी मज़ामीन के लिए। स्टूडेंट्स वर एक्सपेक्टेड टू मेमोराइज द कुरान, तालिब इल्म जो उनसे ये तवक्को की जाती थी कि वो कुरान पाक को हिफ्ज़ करें, एज परफेक्टली एज पॉसिबल, मुकम्मल तौर पर और जितना मुमकिन हो सके। Some schools also included in their curriculum the study of poetry, कुछ स्कूल ऐसे भी होते थे जिनका जो निसाब होता था उसके अंदर शायरी भी होती थी और बुनियादी अर्थमेटिक रियाजी वगैरह भी होती थी। तो ये सारी चीज़ें यानी कि बताई जा रही हैं। Schools conducted in royal palaces taught not only the curriculum of the मकतब्स, जो स्कूल होते थे वो ना सिर्फ जो मकतब है उसमें उन स्कूलों के अंदर ना सिर्फ जो निसाब होता था वो पढ़ाया जाता था, उनके अंदर ना सिर्फ निसाब पढ़ाया जाता था, बट आल्सो सोशल एंड कल्चरल स्टडीज, बल्कि जो समाजी और जो सकाफती मतालिया है, डिज़ाइन टू प्रिपेयर द पीपल फॉर हायर एजुकेशन, वो भी आला तालीम के लिए, तालिब इल्मों को आला तालीम के लिए ये तैयार करने के लिए उसका भी नमूना दिया जाता था। फॉर सर्विस इन द गवर्नमेंट ऑफ द कैलिफ्स, और ये इसलिए भी आमतौर पे होता था ताकि जो खुलाफा हैं उनकी जो गवर्नमेंट सर्विस है वो उन्हें हासिल हो सके, और फॉर पोलाइट सोसाइटी या मौजूद माशरा बन सके। द इंस्ट्रक्टर्स, जो टीचर होते थे, वर कॉल्ड मुहद्दिस और इंस्ट्रक्टर्स इन गुड मैनर्स। The exact content of the curriculum was specified by the ruler, निसाब वही दिया जाता था जो कि रूलर कहता था, बट ओरेटरी, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, फॉर्मल एथिक्स, पोइट्री एंड द आर्ट ऑफ गुड कन्वर्सेशन वर ऑफन इंक्लूडेड। उसमें ये अखलाकियात वगैरह, तारीख, हिस्ट्री वगैरह, रवायात, शायरी ये भी शामिल होते थे। इंस्ट्रक्शन यूजली continued long after the pupils had passed elementary age. इंस्ट्रक्शन यूजली, हदायत आमतौर पर जारी रहती थी तालिब इल्मों के लिए जो कि एलिमेंट्री एज की जो मतलब एलिमेंट्री लेवल जो है उसको पास कर लेते थे। तो ये था बच्चों यानी कि उसकी तारीख या उसके पर्पस। अभी आगे हम पढ़ेंगे इस्लामिक एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो इस्लामी तालीम है वो क्यों ज़रूरी है, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। हैविंग एस्टेब्लिश्ड बियॉन्ड क्वेश्चन द स्पिरिचुअल क्वालिटी ऑफ मैन एंड वीमन इन इस्लाम, व्हाट ऑफ देयर इंटेलिजेंस, नॉलेज एंड एजुकेशन, द प्रॉफेट मुहम्मद सेड द सर्च फॉर नॉलेज इज अ ड्यूटी फॉर एवरी मुस्लिम। द सर्च फॉर नॉलेज, देखें जी के ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि जो तालिब इल्म है उनके लिए इस्लामी तालीम जो है इसकी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर अच्छी कौम बनानी है, अगर अच्छी कौम बनानी है तो उसके लिए बा-इखलाक जो कौम है, जो बा-इखलाक अफराद हैं उनकी ज़रूरत है। बा-इखलाक जो अफराद हैं उसके बगैर बच्चों अच्छी कौम का तस्वर भी मुमकिन नहीं, क्योंकि एक फ़र्द से अफराद बनते हैं, अफराद से एक फैमिली बनती है, एक ख़ानदान बनता है,
ख़ानदानों से फिर माशरा बनता है, और जो माशरे हैं उनसे फिर आपको पता है कि देहात और शहर बनते हैं, और फिर उसके नतीजे के तौर पे मुल्क बनता है। जो मुल्क इतना बड़ा होता है, पाकिस्तान जिसका रकबा 7,96,096 किलोमीटर है, इतने बड़े रकबे के ऊपर 22 करोड़ आबादी वाला मुल्क जो पाकिस्तान है, इसकी जो बुनियाद है वो एक फर्द है। इसी तरह कोई भी मुल्क जो होता है, उसकी जो अफरा यानी कि जो बेस होती है वो फर्द होता है, और जो कौमें होती हैं वो अफराद के ज़रिए ही तरक्की या तनज़्ज़ुली का शिकार होती हैं। देखें जी कि मुगलिया ख़ानदान के पास जब तक अच्छे अफराद रहे, मुगलिया सल्तनत हिंदुस्तान के अंदर कायम रही, और जैसे ही कमज़ोर लोग आना शुरू हो गए तो क्या हुआ कि मुल्क जो है ये तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। दुनिया की बड़ी-बड़ी मिसालें आप ले सकते हैं कि हमेशा जो तब्दीली है, लोग तो कहते हैं ऊपर से आती है, तब्दीली हमेशा इंसान के अंदर से शुरू होती है। फिर जब इंसान बहुत सारे अच्छे बन जाते हैं तो फिर यानी कि वो समझे वो माशरा, वो मुल्क जो है वो अच्छी समत पे चलना शुरू हो जाता है। अब एक बड़ी वैलिड एग्जांपल है जो कहते हैं जी कि तब्दीली ऊपर से आती है। अब हमारा जो इस वक्त के पीएम साहब हैं, इस उनके खलूस की, उनके विजन की सारी कदर करते हैं, लेकिन मुल्क के अंदर फिर भी आपको पता है कभी चीनी चोरी हो रही है, कभी आटे का बुराना आ रहा है, कभी किसी और चीज़ का बुराना आ रहा है। रीज़न उसकी क्या है? रीज़न क्या है कि जो अफराद हैं वो सही नहीं है। हर जो फ़र्द है अगर वो सही होता तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। हर जो फ़र्द है वो लालची है, अपने मतलब परस्त है, और वो अपनी ज़ातियात के अलावा किसी और को नहीं देखता। अब अगर मतलब ये तो फिर मकूला तो गलत साबित हो गया ना जी कि तब्दीली ऊपर से आती है। तब्दीली हमेशा अफराद के ज़रिए आती है, और अफराद की वाहिद जो होती है फ़र्द होता है। पहले एक फ़र्द ठीक हो, फिर इस तरह वो बाकियों को ठीक करने की कोशिश करे, फिर इस तरह यानी कि माशरे जो है उनमें टाइम तो लगता है, लेकिन इस तरह माशरों के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, आप लोग चूंकि एम एजुकेशन के हैं, इतना विजन तो है आपको कि देखें कि आज यूरोप जो है उसमें लोगों की अखलाकियात बेहतर है। उसमें जो लोग हैं वो एक डिसिप्लिन के तहत हर काम करते हैं। उसमें जो लोग हैं वो बड़ा एक ऑर्डर के साथ चलते हैं। वहाँ पर अगर कोई वजीर है, कोई मशीर है, कोई सेनेटर है, कोई भी है, तो वो मिसाल के तौर पर अपनी लाइन में खड़ा होगा और किसी दूसरे को वो बाईपास नहीं करेगा। तो आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि ये तब्दीलियां लोगों के अंदर कैसे आई हैं? इस तब्दीली के अंदर भी ये जो तब्दीलियां ये भी सबसे पहले एक इंसान के अंदर से शुरू हुई थी। फिर उसके बाद उस इंसान ने बाकी लोगों को बदला, और लोग बदलते गए, तालीम होती गई, लोग पढ़ते गए और बदलते गए, और आज देख लेंगे यूरोप कितना खुशहाल है। हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है, सबसे बेहतरीन किताब है, और आखिरी सैयदुल अंबिया नबी हैं हमारे। इसके बावजूद आज मुसलमानों को देख लें कि ये किस कदर तनज़ली और पीछे जा रहे हैं। उसकी रीज़न क्या बच्चों? कि हमारा फ़र्द तब्दील नहीं होना चाहता, हमारा कोई भी फ़र्द जो है वो तब्दील होना नहीं चाहता। दावे तो वो बड़बड़े करते हैं, लेकिन उसके अंदर ना तो ज़बत है, ना दरगुजर है, ना ईमानदारी है, ना एहसास ज़िम्मेदारी है।
तो इस वजह से ये सूरत हाल है कि मुल्क के अंदर खास तौर पर जिनके पास यानी कि मतलब यह है कि अभी गुर्बत है जिन मुल्कों के पास, जो अभी यानी कि दुनिया से थर्ड वर्ल्ड मुल्क लाते हैं, उनके यहाँ जो यूरोप और जो यूरोप है, मोबाइल दे देंगे, और जो यूरोप है वहां पर आपको शायद पता है कि नहीं पता है कि एक वक्त था कि उनके अंदर जो तब्दीली आई बेसिकली वो बड़ी एक खास उसकी भी कहानी है। मैंने ये बच्चों आपका मैसेज पढ़ लिया है मोबाइल पे। आवाज का प्रॉब्लम है वाकई, इसमें कोई शक नहीं है। सिस्टम भी थोड़े से खराब हैं, बिजली के मसाइल भी हैं, ये जो सिग्नल हैं इनके भी मसाइल हैं। तो बाल ये है कि मिसाल के तौर पर ये जितने भी जो लेक्चर्स हैं इनकी फोटो का भी मैं करवा के आप लोगों को इंशाल्लाह मैं भिजवा दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट, आपने इसके बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होना। और जो हमारा 15 तारीख को क्विज हो रहा है इंशाल्लाह, उसके लिए मैं आपको वाज़ेह इंडिकेशन दे दूंगा, इसलिए आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी किसी किस्म की। तो मैं बच्चों ये बात कर रहा था कि ये जो इस्लामिक एजुकेशन है, जो इस्लामिक एजुकेशन है, अगर इसको अप्लाई किया जाए तो एक दुनिया का सबसे बेहतरीन और मिसाली माशरा बन सकता है। मदीना के अंदर जो माशरा बना था वो इस्लामिक एजुकेशन की वजह से बना था। अगर लेकिन वजह क्या है कि वो लोग तब्दील हुए थे, वो सहाबा कराम तब्दील हुए थे, इसलिए मिसाली माशरा बना। आज लोग तब्दील होने के लिए तैयार नहीं है, दावे बड़बड़े करते हैं, लेकिन अमली तौर पर वो बहुत पीछे हैं। यूरोप इसलिए आगे निकल गया, वो अमली तौर पर आगे निकल गए। हम लोग इसलिए पीछे हैं कि हम बेअमल लोग हैं, बेअमल कौम है। मैं आपको ये एक वाज यानी कि बताता चलूं कि यूरोप को तब्दील करने में उनके जो एजुकेशनिस्ट हैं उनके पीछे वो लोग हैं, एजुकेशनिस्ट एंड फिलासफर। उन लोगों ने उनको बदला, उनकी सोचों को बदला, उनकी तरबियत की, तो वो लोग आ गए हैं। मैं वो अक्सर एक वाकया पढ़ता हूँ कि यूरोप के अंदर कुछ लोग हैं यूरोप के अंदर अगर तब्दील, यूरोप के अंदर बच्चों अगर तब्दीली है, तब्दीली हुई है, तो उनके जो स्कॉलर हैं, उनके जो फिलासफर हैं, उनकी वजह से हुई है। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने इतनी बड़ा काम किया कि बड़े अच्छे तालीमी नजरियात दिए, बहुत अच्छी लोगों को मिसाल के तौर पर यानी कि सोच दी, जिस पर अमल करके वो जो लोग हैं वो बहुत आगे निकल गए। अब हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है, जैसे ये है ना कि इट इज कंसीडर्ड इन इस्लाम दैट द मोर अ पर्सन मेल और फीमेल स्टडीज द क्रिएशन एंड ऑब्जर्व्स इट्स वर्किंग्स, द मोर he or she becomes conscious of the creator, the power who made and sustains the creation। आप जरा देखें ना, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, the prophet's wife and the quality for which she is remembered, primarily that of her intelligence and outstanding memory। मकसद ये है कि ये सारी चीजें भी मैं इनका कंक्लूजन एक बार करता हूँ
फिर आगे देखिए, विद इन द 2 पेरेंट मुस्लिम फैमिली there are by definition 2 educators for the child, the father and the mother. Contrary to current thinking, a father's role is not limited to paying the bills and engaging in a little consultation now and then. The Muslim father is also responsible for his child's training and education. Concerning this, the Prophet ﷺ said, a father gives his child nothing better than a good education. A father gives his child nothing better than a good education. देखें कितनी खूबसूरती ये बात है कि एक बाप अपने बेटे को जो सबसे अच्छी चीज दे सकता है वो मिसाल के तौर पर क्या है, वो तालीम है। मतलब ये है कि ये कितनी अच्छी बात है कि एक बाप जो है अपने बेटे को जो सबसे बेहतरीन चीज दे सकता है वो अच्छी तालीम है। जो सबसे बेहतरीन तोहफा दे सकता है वो अच्छी तालीम है। इस चीज को आप लोग भी समझते हैं। इस चीज को आप लोग भी समझते हैं कि इस्लाम के अंदर सारी कोशिश, चाहे देखिए ना, अगर आप गौर करें तो नबी वसल्लम का मकसद आने का, कुरान पाक भेजने का मकसद अल्लाह का क्या था कि एक अच्छा इंसान बने, एक मुफीद इंसान बने, एक अच्छा इंसान बने और दुनिया में एक अच्छी अल्लाह का खलीफा बन के रहे। तो अल्लाह ताला ने तो इंसान को बनाने के लिए बड़ा काम किया ना। अल्लाह ने नबियों को भेजा, अल्लाह ने मतलब है नबियों को भेजा, किताबों को भेजा इंसान को इंसान बनाने के लिए। आदमी तो हर एक पैदा होता है, लेकिन इंसान बनता है इंसान अपनी जुस्तजू से, अपनी कोशिश से। और वो इंसान नहीं है जिसमें इंसानियत नहीं है। तो लिहाजा इंसानियत पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को किताब दी। किताब का मतलब है कि ये थ्योरी है किताब जो है, और अल्लाह के नबी बेहतरीन प्रैक्टिकल की शक्ल में हमें अता किए। द बेस्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, वो कौन थे? आसम थे। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जो नबी वसल्लम की जिंदगी है वो हमारे लिए बड़ा बेहतरीन नमूना है। तो वो इसलिए बेहतरीन नमूना है कि वो आप सल्लम एक बेहतरीन इंसान थे, और इतने बेहतरीन थे कि अभी आपने इस्लाम की दावत शुरू नहीं की थी कि लोग आपको सादिक और अमीन कहा करते थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, टू कम्प्रीहेंड। एक वो हस्ती जिसने कभी झूठ नहीं बोला, वो हस्ती जिसने कभी खयानत नहीं की, उस हस्ती के जरिए हमें अखलाकियात मिली, बेहतरीन मॉडल मिला, उसमें हसना का मॉडल मिला। तो बच्चों, इस्लामियात की तदरीस का सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि उस मॉडल को कॉपी किया जाए, उस मॉडल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर की जाए, उस मॉडल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के फैसले किए जाएं। उस मॉडल को मद्देनज़र रखते हुए हम ये देखें कि अगर हम पर कोई आफत आ पड़ी है तो उसमें हमने क्या करना है। उस मॉडल को देख के अगर हमने कोई भी अगर खुशी आई है तो हमने उस खुशी को कैसे मनाना है, गमी को कैसे मनाना है, हमने इंसानों के जो हकूक हैं उनको कैसे पूरा करना है, हमने अपने मसाइल जो हैं उनके हकूक को कैसा पूरा करना है। तो ये बच्चों जितनी भी चीज़ें होती हैं, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट एट, और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि इन पर जो अमल है ये बहुत ज़रूरी है। तो तदरीस इस्लामियात का सबसे बड़ा मकसद यही है, ऐसे बाइखलाक अफराद बने जो मुफीद शहरी बन सकें, जिनके नतीजे के तौर पर एक अच्छी गवर्नमेंट बने और जो मुल्क है उसके अंदर एक इस्लामी जो निज़ाम है वो कायम हो, और मिसाल के तौर पर लोग इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के फैसले करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़। अभी जो तीसरा लेक्चर है बच्चों वो आपका होगा टीचिंग ऑफ इंग्लिश का। वो मैं कोशिश करूँगा कि वो उसका टाइम आपको बाद में बता दूंगा। वैसे तो पहले टाइम जो था उसमें मेरा ख्याल है वो 5 से 6 के दरमियान था, लेकिन अभी मैं इसका जो नया टाइम है शेड्यूल वो बाद में बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।